हाय एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी विद विवेक बंसल। चलिए अब हम इसमें सीआरटीशिप का बैकडेट रजिस्ट्रेशन को हम समझने वाले हैं। जैसे मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी कि अगर आप लास्ट डेज पर खड़े हैं तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, तो आप उसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो उसमें से काफी जनों ने एक पॉइंट पकड़ लिया था कि बैकडेट रजिस्ट्रेशन वाला। उसमें जो सबसे पहले मेरे को नाम रिमेम्बर नहीं, आई थिंक एक गर्ल का कमेंट आया था, मेरे को तो काफी अच्छा लगा था। उन्होंने मैंने एक बात बोली थी कि प्रोसेस भी स्टार्ट किया था, लेटर में मैंने एक डिस्क्लेमर भी दिया था कि अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए सबसे पहले आप आईसीआई में कनेक्ट कीजिए। क्योंकि हुआ क्या था कि जब मैंने पहले ट्रांसफर वाली वीडियो डाली थी ना, ट्रांसफर वाले में सीन हुआ था, मैंने अपने अकॉर्डिंग जितना मैंने फेस किया सफर किया, मैंने अपना एक प्रोसेस समझा दिया। ट्रांसफर लेने के शायद 5 to 7 8 तरीके हैं, तो उनमें से मैंने एक में लिया, वो मैंने समझा दिया। अब हुआ क्या, उसमें कई बच्चे मतलब ये लगा लो डेली 10 मैसेज आ रहे थे अलग अलग नंबर से। डेली 10 के साथ साथ लगा लो कितने मैसेज आ रहे होंगे। वो अलग अलग जैसे 7 8 बताया मैंने, उन पे अलग अलग केस स्टडीज बना के भेज रहे थे। और वो ऐसे केस स्टडीज से कुछ सिंपल भी थी, बट मेरे को उसका आइडिया नहीं था यार, मैंने लिया नहीं ट्रांसफर, तो मैं कहाँ से उसको क्लैरिफाई कर दूं। उन्होंने ऐसे की जगह मेरे को पकड़ लिया, तो मैंने तभी सेकंड वीडियो पार्ट निकाला कि डिस्क्लेमर देने के लिए। तो अब मेरे को लगता है डिस्क्लेमर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट हाँ, इसमें मैं शायद आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो आई थिंक तभी मैंने आपसे बात करना चाहा कि देखिए सबसे पहले क्या चीज़ है। अब इसमें मैं सबसे पहले बोल रहा हूँ कि बैकडेट रजिस्ट्रेशन होता क्या है। देखिए जैसे हमें पता है आरटीसी रजिस्टर करने के दो सर्कल होते हैं, 30 अप्रैल 31 अक्टूबर। अब जैसे न्यू स्कीम है उसमें अब तो सारे न्यू स्कीम में आता है, ओल्ड स्कीम में तो आरटीसी रजिस्टर ही नहीं हो रही है। तो अब 30 अप्रैल और 31 अक्टूबर, अब इसमें सीन क्या होता है कि देखो, जिन्होंने पहले रजिस्टर कर लिया कि मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है। अब कुछ जने होते हैं वो लास्ट डेट पे खड़े हैं। अब वो कंक्लूड नहीं कर पा रहे कि यार उन्हें अभी फॉर्म नहीं मिली है। उनमें से एक टाइम पे मैं भी था, मैंने अपनी आरटीसी 28 अप्रैल को रजिस्टर की थी। तो अब उस टाइम पे दिक्कत क्या आती है कि हमें कुछ अच्छी फॉर्म नहीं मिलती है, तो हम करें क्या। अब इसमें सबसे मेजर डाउट आता है, मैं अपना अटेम्प्ट डेफर कर दूं। क्यों? क्योंकि आजकल व्हाट्सएप पे लिंक्डइन पे ये सारे रूमर्स फैले होते हैं। अभी फिलहाल कौन है, सीए इंटर वाले बच्चे। सीए इंटर बेसिकली वो है जिनको सिर्फ अपने फ्लोवर से मतलब है, वो ट्रेंडिंग पोस्ट उठाते हैं, किसी बंदे ने लिख दी है। और ट्रेंडिंग भी इन दी सेंस कुछ पोस्ट लिटरली गवर्नमेंट ऑन दी फेस, कुछ पोस्ट का लॉजिक नहीं होता, उन्हें पता नहीं होता ऑन दी बैक फेस क्या है, रियलिटी क्या है, इसके प्रोस क्या है, उसके कॉन्स क्या है। तो इन चीजों से प्लीज बच के रहना। यार अटेम्प्ट एफर करने का आप सोच रहे हैं, पहले आप एक चीज सोचिए, आपके पास अभी इतना टाइम था, जब आपको इतने टाइम फ्रेम में आपको नहीं मिली आरटीसी, अगले महीने कौन सा आपके चाचा ताऊ बैठे हैं उस कंपनी में जो आपको लगवा देंगे। लगवाना होता तो अब भी लग जाता। सब किस्मत का भी खेल होता है। तो हार्डवर्क मैटर्स, किस्मत की मैटर करती है। अब मेरे को एक साल एक महीने बाद बिग फोर मिला था। अब मैं ये नहीं कह सकता कि सारी चीज किस्मत की थी। अब वो लोगों ने बोला विवेक तू पागल है, 6 महीने के बाद नहीं लेता है, कोई भी फिर भी तू भेज दिया जा रहा है। करता था ट्राई बट मिल गया। वही किस्मत भी होती है, अगर मैं किस्मत के भरोसे बैठा रहता और मैं रिज्यूमे ना शेयर करता तो शायद तब भी ना मिलता। तो तभी हार्डवर्क प्लस लक दोनों मैटर्स करते हैं, स्मार्ट वर्क हो जाता है। सेकंड थिंग इज डेट। अब इसमें बैकडेट का क्या सीन होता है। अब देखिए 31 अक्टूबर पे खड़ा हूँ मैं, या 30 अप्रैल पे। अब एक तो सीन क्या है, सबसे पहला डाउट कि हमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या, जैसे 30 अप्रैल को खड़ा हूँ, अगर मैं 30 अप्रैल की डेट डालता हूँ, क्या मेरे को सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उसी दिन कंप्लीट करना होता है? इट इज लॉन्ग। ऐसा नहीं होता। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको सिर्फ डेट डालने से मतलब होती है। वो डेट डालो, जैसे अभी 30 अप्रैल है तो आपके पास टाइम है 30 मई तक का। तो 30 मई तक आप अपने सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। कितना लगता है? आई थिंक 3 4 दिन नहीं लगते। आप 102 को भरेंगे, फिर वो जाता है, फिर 103 भरना पड़ता है। कई जगह ना 103 भरना भूल जाते हैं, वो एक बेसिकली सीट पर अप्लाई करते हैं। मेरे को अभी एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं याद कैसे होता है, क्या नहीं होता, सही बताऊँ तो एक बार उसको देख लेना। 103 भर के हमें सिर्फ एक क्लिक का बटन करना होता है, फिर वो आरओ के पास अप्रूवल पे जाता है। जब आपका आरओ के पास आ जाता है तो आपके एसएसपी पोर्टल पे तो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड दिखा देता है। इस चीज का प्लीज ध्यान रखना, वरना कई जनों की उसकी पेनल्टी भी लग जाती है। तो और छोटा सा क्लिक का बटन होता है वो। तो अब जैसे 30 अप्रैल पे खड़े हैं तो प्लीज पैनिक मत कीजिए कि मेरे को आज रजिस्टर करना है। अगर आप 31 अक्टूबर पे खड़े हैं, प्लीज पैनिक मत कीजिए, मेरे को आज रजिस्टर करना है। आज आप किसी फॉर्म मिल रही है तो वहाँ पे रजिस्टर कर लीजिए। और आज की डेट डाल दीजिए, जब आपका आज का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। 3 4 5 10 नवंबर कब तक को कंप्लीट हो, डजेंट मैटर। तो 3 4 दिन नहीं लगते, जैसे बोला, अगर हम 10 दिन भी ले जाते हैं 10 नवंबर तक भी चला जाता है, कहीं आपके 10 नवंबर को कोई नहीं पूछेगा। आपने डेट 31 अक्टूबर भरी होगी तो पोर्टल 31 अक्टूबर को उठाएगा। अपनी डेट का प्लीज ध्यान रखना। हाँ, इसमें एक बेसिक डाउट याद है कि जैसे अभी रिसेंटली आईसीए ने सर्कल चेंज किए थे एग्जाम के फाउंडेशन का इंटर के, और इंटर का रिजल्ट सुनने में आ रहा है कि 31 अक्टूबर या 30 अक्टूबर को आ रहा है, तो हम आरटीसी उस दिन कर सकते हैं। यार अकॉर्डिंग टू मी हम उस दिन एलिजिबल हो जाते हैं, अगर आपकी आईटीओसी कंप्लीट है तो आप उसी दिन रजिस्टर कर सकते हैं, अपने 6 महीने का अटेम्प्ट को बचा सकते हैं। तो आप ये नहीं है कि 31 अक्टूबर पे आपको आज ही आज बिल्कुल स्ट्रेस लोगे कि मेरे को आज ही कोई फॉर्म चाहिए। अगर आपने प्री रिजल्ट ड्राइव कहीं बात कर रखी है फर्म ने ऑलरेडी, पहले बात कर रखी है, आपने किसी फर्म में प्री रिजल्ट ड्राइव, आई थिंक अभी तक तो मैंने देखी नहीं थी। अगर कोई बोलता है कि मैंने वहाँ अप्लाई किया था, मेरे पास ऑफर लेटर पड़ा है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं।
थर्ड, आप क्या कर सकते हैं कि कुछ फर्म से अगर आप किसी स्मॉल या मिड साइज में जा रहे हैं तो आप ऐसा मत करिए कि आप एक दिन में ही कुछ गर्द उठा ले, फिर बाद में ट्रांसफर में बड़ी दिक्कत आती है, एक्सपोजर में दिक्कत आती है। प्लीज, सबसे पहली बात, मैं इस बात को 20 बार बोलूंगा, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी पैनिक करते हैं चीजों को। तो पैनिक मत कीजिए। अब इसमें क्या बोल रहा था मैं कि जैसे आज आपका रिजल्ट आ गया, आपके आपके पास फॉर्म है, इट्स ओके, आप आज रजिस्टर कर लीजिए, 10 नवंबर को रजिस्टर कर लीजिए, 31 अक्टूबर की डेट फिल कर देना। एज पे नेगोशिएशन विद फॉर्म जैसे आपको वो है, इसका कोई ऑफर लेटर नहीं होता कि आपको आईसीए में फिल करना होता है, सब चीजें चल जाती है। अब इसमें दो चीजें होती है, देखो देखो, सबसे पहले आपके पास फॉर्म था, आपने रजिस्टर कर लिया, ठीक, ये केस खत्म हो गया। अब आपके पास कोई फॉर्म नहीं है, तो 30 नवंबर तक कोई फॉर्म ढूंढ लीजिए। अब इसमें सीन क्या होगा, आप फॉर्म वालों को मक्खन लगाएंगे कि सर प्लीज प्लीज मेरे को प्लीज 30 अक्टूबर तक कर दे दीजिए, मैं आपको 1 महीना एक्स्ट्रा सर्व कर दूंगा, मेरा अटेम्प्ट सेव हो जाएगा। तो इस चीज में वो मान जाएगा, ठीक है, ठीक। यानी आप 30 नवंबर पे खड़े हैं और 30 अक्टूबर की डेट फिल कर रहे हैं, आप वही बैक डेट में आ गए, इट्स ओके, चल जाएगा। अब आप 10 नवंबर पे खड़े हैं, मैं इसके अंदर ही सेकंड केस ले रहा हूँ, 10 नवंबर पे खड़े हैं, आपने कोई फॉर्म ढूंढी, आपने कहा सर मेरे को 30 अक्टूबर पे रजिस्टर कर लीजिए, फॉर्म वाले नहीं मान रहे हैं। अब आपको पता है न्यू स्कीम में हम एक साल में 12 लीव्स ले सकते हैं, अगर 12 से एक दिन के ऊपर हुआ तो आपको एक्स्ट्रा सर्व करना पड़ेगा। तो आप इंडस्ट्रियल में जा रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखना। हुआ क्या था, एक जने ने एक साल में 14 लीव्स ले ली थी, उसने इंडस्ट्रियल आपने अगले ही साल में जब उसका कंप्लीट हुआ एक साल रजिस्टर की थी, अब वो उसका देखा गया कि उसकी 14 लीव्स थी, तो उसको 2 दिन एक्स्ट्रा सर्व करना पड़ा था। तो आप उस फॉर्म वालों को बोल सकते हैं सर आप प्लीज रजिस्टर कर लीजिए, आप मेरे को 10 डेज की लीव मार्क कर देना कि मैं फॉर्म में नहीं आया, तो इस तरीके से आपका चल जाएगा। तो यानी ऑन दी ओवरऑल नोट मैं बोल रहा हूँ कि आप रजिस्टर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे बार बार कवर करता आया हूँ 30 डेज, मोर देन 30 डेज भी रजिस्टर हो जाती है डीड की, बट दिक्कत क्या आती है कि मोर देन 30 डेज में कुछ आपकी पेनल्टी लगती है। अब प्लीज मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, इस पेनल्टी के रिगार्डिंग मेरे पे कोई मैसेज मत करिए, मेरे को पेनल्टी बिल्कुल भी नहीं पता कितने की। अभी मैं बिल्कुल ही आपको बोल देता, मेरे को नहीं पता, अभी एक दोस्त से बात करी थी, तो उसका शायद सेकेंड ईयर ट्रांसफर केस था, तो उसका ट्रांसफर केस 45 पता नहीं 40 दिन बाद अप्रूव हुआ था, तो उसने वही 60 दिन बैक रजिस्ट्रेशन लिया था। तो उसने बोला कि भाई मैं फॉर्म भरा था तो मेरे को पेनल्टी नीचे ही दिखती थी, तो पेनल्टी नीचे भी आ सकती है या बाद में भी आ सकती है, वो आप अपने एंड पे क्लैरिफाई कर लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा प्लीज यार। मैं बार बार डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है, वरना मेरे को भी दिक्कत है, आपको भी दिक्कत आ सकती है, आपकी एक्सपेक्टेशन मेरी भी यहाँ पे बढ़ जाती है कि विवेक भाई मेरे को सब आंसर देंगे, और मैं फिर मेरे को शर्मिंदा महसूस होता है कि मैं आपके आंसर्स को क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। और सॉरी बोलते बोलते यार प्लीज, मेरे को भी फील होता है बहुत। अब 30 डेज से ज्यादा भी हो जाता है, बट मैं मानता हूँ कि ऐसा रिस्क लेना ही क्यों है, ये पागलपन की है क्लियरली। अब एक क्या काम कर सकते हैं आप, 31 अक्टूबर को आपको लगता है कि मेरे को यार इसी दिन रजिस्टर करना है किसी भी हालत में, बिग फोर टॉप 10 बड़ी फर्म्स नहीं अलाउ करती है, सब चीजें बिल्कुल भी नहीं करती हैं वो किसी भी हालत में। अगर आपकी कोई खुद की फॉर्म है तो वो कर भी है, काम चल जाता है। अब एक काम जरूर कर लेना, अगर आपको लग रहा है कि मैं 31 अक्टूबर को रजिस्टर होऊंगा, तो 31 अक्टूबर का आप एक स्टैम्प पेपर ले लेना। स्टैम्प पेपर होता है क्या बेसिकली, आप एडवोकेट के पास जाना, किसी भी चैम्बर में चले जाना, एडवोकेट को तो आपके घर के पास है, तो वो एडवोकेट को बोल देना कि सर प्लीज मेरा एक स्टैम्प पेपर बना दीजिए, ब्लैंक स्टैम्प पेपर होता है, 100 रुपये का होता है। वो चार्ज करेगा आपको 120 के आसपास। आप चेक कर लीजिएगा आपको वहाँ कितने लेंगे, आई थिंक मेरे 120 लगे थे। उसको बोलना है, वो आपसे पूछेगा फर्म का नाम क्या है, सीए का नाम भी पूछेगा आई थिंक, और आपका नाम पूछेगा, वो आपको एक ब्लैंक स्टेप पेपर बना के दे दीजिएगा। प्लीज इसके रिगार्डिंग मैसेज मत करना, विवेक एक स्टेप ब्लैंक स्टेप पेपर शेयर कर दो, वो कॉन्फिडेंशियल होता है, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा। बट आपको बोला है सेम ऐसे ही करना है, वहां जाना है, ब्लैंक स्टेप पेपर बोलना है उसे, वो फर्म का नाम पूछेगा, सीए का नाम पूछेगा, आपका नाम पूछेगा, 100 रुपये वाला बोलना है, और वो आपको 120 तक का बना के दे देगा। उसका कोई भी रेलिवेंट यूज नहीं है, वो आपके सीए के पास रखा रहेगा या आपके पास रखा रहेगा। बस एक पता नहीं एज ए श्योरिटी, मेरे को उसका लॉजिक नहीं समझ आया पर्सनली, बट हाँ बनता है, ट्रेडिशन चलता आ रहा है, तो तभी बता रहा हूँ कि बनवा के रख लेना, वो बाद में बनवा लोगे तभी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे में सब भी नहीं होता। बट वो ना सेफर साइड हम प्ले करें, तो तभी बोलो कि आप 31 का बना के रख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाद में अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसको डॉक्यूमेंट दिखाने के लायक हो जाएंगे। तो ये चीजें हो गई हैं। अब अब 31 अक्टूबर पर खड़े हैं, आप सेम बात पे आते हैं। तो यार मैं भी, मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है, तो रेफरेंस के रिगार्डिंग प्लीज मैसेज मत करना कि एक भाई रेफरेंस प्रोवाइड कर दो। मैं भी एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करता हूँ यार, ऐसे धक्के खाते खाते पहुंचाऊँ। टू बी ऑनेस्ट, रेफरेंस नाम की कोई एक ऐसी चीज होती भी है, नहीं भी होती है, मेरे को नहीं दिखी कि होती ही नहीं है। आर्टिशिप में सीन क्या होता है, वैकेंसीज बहुत कम होती है टू बी ऑनेस्ट, और अब पिछले एक साल में आ भी बहुत कम रही है। ओल्ड ईमेलिंग वर्क्स करता है, मैंने अपनी मेंटरशिप वीडियो में ईमेलिंग का पूरा फॉर्मेट शेयर किया हुआ है। अब उसमें दिक्कत ये होती है कि हमें मेहनत नहीं करनी है, सब चीजें आपको लगे लगाई दे दिया, आपको ये बता दिया अप्लाई कैसे करना है, ईमेल कैसे करनी है, रिज्यूमे कैसे बनाना है। उसके बाद भी लोग पागलों की तरह मुझे रेफर कर दे, मैसेज तक नहीं करना आता है यार लिटरली, हाय सर मैडम, उल्टी सीधी ईमेलिंग लिखते हैं, उसको कोई भी रेलिवेंट यूज नहीं है।
क्योंकि अब वैकेंसीज कम है। अगर मैं सही कहूँ तो बिग फोर में अगर एक वैकेंसी आ रही है उसके रिगार्डिंग कम से कम 2,000 रिज्यूमे आता है, मिनिमम 2,000 बोल रहा हूँ। तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखना, केयरफुल रहना यार। सब चीजें एक प्रॉपर फॉर्मेट से चलेंगे तो जल्दी मिल जाएगी। लेटर ऑन क्या होगा, आप कहीं स्टार्ट कर देंगे फिर आपको लेटर रियलाइज होगा क्या मैंने गलती कर दी, सब चीजें मेरे को पता थी, सब चीजें मेरे हाथ में थी, मैंने उस पर फोकस नहीं किया। जितना फोकस करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा बिहाफ पे। और ये मैं आप शर्त करके ही बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने भी ये सब चीजें इग्नोर की थी। अब हुआ क्या था यार, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरा भी कॉलेज डे से, कॉलेज के कारण मैं अपनी आर्टिकल रजिस्टर नहीं कर पा रहा था। और टू बी ऑनेस्ट मेरे को पता नहीं था कि बिग फोर होता क्या। मैंने अपने इंटरव्यू में बोला था, जब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था वो वाई बिग फोर, मैं कोठारी में काम करता था, वाई नॉट कोठारी वाई बिग फोर, मैंने उन्हें सीधा बोला था। मैंने कहा सर जब मैंने अपनी आर्टिकल स्टार्ट की मैं कॉलेज में था, आई डोंट नो बट उस टाइम क्या बिग फोर होता है क्या नहीं होता। मेरे को ये पता है कि मेरे रिलेटिव में किसी ने एसएस कोठारी से की थी तो वो मेरे लिए बेस्ट फर्म थी। मैंने वहां ट्राई करने के लिए फुल एफर्ट्स डाले। एंड टू और इंटरव्यू, आई थिंक ही वाज अ मैनेजर, वो 5 मिनट तक हंसे हैं कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आजकल फाउंडेशन के बच्चों को पता है बिग फोर क्या है, आप बोल रहे हो। मैंने कहा सर देखो मैं झूठा आंसर दे सकता था बट जो होनेस्ट है मेरे को नहीं पता था, मेरे को नहीं पता था। मेरे माइंड में वो टारगेट था, बट हाँ मेरे को पता चल गया क्या चीजें हैं, क्या चीजें इंप्रूव कर सकता हूँ, क्या चीजें लैग करती हैं। तो हाँ मैंने उनको जो चीजें दी टू बी ऑनेस्ट अपफ्रंट होकर मैंने उन्हें सच बोला। और उस राउंड में मैं सिलेक्टेड भी था। मेरे को पहले डर लगा, मेरे को कोई जन बोला या तूने ऐसा बोलता तो सिलेक्ट नहीं करेंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इंटरव्यू को ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस का सीधा आंसर देते हैं बिना डरे, उनको अपने कॉन्फिडेंस में ले आइए कि जो आपको फील किया सब चीजें की, वो मान जाते हैं बातों को। जैसे मैंने उन्हें बताया कि सर मेरे को नहीं पता था। अब मेरे कॉलेज में थे 2 जनों थे, एक का केपीएमजी में हो गया था, एक का जीटी में हो गया था। मैंने उनसे पूछा कि भाई तेरा केपीएमजी में कैसे हुआ, तेरा जीटी में कैसे हुआ। उन्होंने सीधा बोला यार ये बहुत मुश्किल है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, ये होता है वो होता है। ऐसा कुछ नहीं होता यार। उन्हें आइडिया था, वो एक्टिव थे, मैं एक्टिव नहीं था। मैं अपनी मजाक मस्ती में रहता था, देखा जाएगा जिंदगी में जब टाइम आएगा तब बोल देंगे किसी को या हो जाएगा सही में ये वो। फिर अब लग रहा है कि यार कुछ नहीं था, सब इजी होता है। बस ये होता है कि हम अपने आप को अंडर वैल्यू कर लेते हैं, हम चीजें टाइम पे नहीं करते। मेरे अंदर बेसिक दिक्कत ये थी, मैं चीजें टाइम पे नहीं करता हूँ, मैं बाद में देखता हूँ चीजों को, लेटर में थोड़ा रोकता हूँ पीटता हूँ। फिर जब चीजें समझ आती है तब मैं एक्शन लेता हूँ। हाँ एक्शन लेता जरूर हूँ बट ये नहीं कि मैं बैठ जाता हूँ कि अब मेरे हाथ से चला गया तो चला गया। जब तक मैं कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं होता कि मैं बिल्कुल हार गया हूँ, मैं नहीं बैठता हूँ। या जब मेरे को कोई सुना दे बुरा वाला, सुनता हूँ तो सहता हूँ। तो मैंने 2-3 बार सुना भी है कि बार बार हुआ क्या था कि मैं रेफरेंस के लिए मैसेज करता था, एक बार किया फिर उसी बंदे को दोबारा किया, 3 दिन बाद दोबारा किया, दोबारा किया, दोबारा किया। उसमें मेरे को अच्छा खासा सुना है विवेक कि क्या लंबा सा फॉर्मेट भेज रहा है तू बार बार, हमें परेशान करे जा रहा है, हमारे पास भी टाइम होता है। उन्होंने बहुत गंदा सुनाया था। एट दैट डे मैं थोड़ा सा रोया भी था कि यार मेरे लिए फर्स्ट टाइम था कोई मेरे को ऐसा बोल रहा है। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरी ही गलती है। फिर मैंने उस फॉर्मेट को थोड़ा क्रिस्प किया। फिर मैंने उनको सॉरी लिख अच्छे तरीके से लिख के भेजा, वो काफी खुश हुए कि विवेक मैंने पहली बार ऐसा कोई बंदा देखा है जो ऐसा मैसेज कर रहा है। मैं तारीफ नहीं कर रहा यार, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, शायद आपके काम आए। तो उन्होंने बोला कि यार पहला बंदा देखा जो ऐसे सॉरी बोल रहा है और इतने आराम से मैसेज कर रहा है, बेस्ट ऑफ लक। उन्होंने समझाया कि मेरी क्या क्या गलती है। फिर मैंने अपने फॉर्मेट्स को इम्प्रूव किया, सब चीज़ों को किया। फिर मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, मैं रिजेक्ट हुआ। फिर रिजेक्ट होते ही मैंने क्या किया, कॉपी निकाली। मेरी एक आदत थी कि वो आदत आपके भी काम आएगी कि जब भी आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो ना, इंटरव्यू होने के बाद एक कॉपी पेन में अपने सारे क्वेश्चंस लिख लीजिएगा। सिलेक्ट हो ना हो डजेंट मैटर, क्वेश्चंस ना एक आपको थोड़े टाइम बाद फॉर्मेट समझ आएगा कि बेसिक क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा रहे हैं। अगर आप उनकी तैयारी कर लेते हैं तो आई एम थिंक दैट एंड आई एम श्योर दैट कि 99% आपका इंटरव्यू की हेडेक ना कम हो जाएगी। पहला इंटरव्यू, अगर आप बोलेंगे सर पहला बिग फोर का इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर जिंदगी में करेंगे क्या। या देखिए पहला मेरा ईवाई में शेड्यूल हुआ था, मेरे को डेट नहीं याद बट आई थिंक अगस्त के आसपास हुआ था। रिजेक्टेड, मेरे को आंसर नहीं देना आता था। फिर उसके आसपास ही मेरा जीटी में शेड्यूल हुआ, रिजेक्टेड। फिर मेरा दोबारा कुछ महीनों बाद आई थिंक 6 मंथ के बाद कुछ ईवाई में शेड्यूल हुआ था। उसमें जैसे मैंने बताया कि मैंने उनको बोल दिया था बिग फोर में काम करता हूँ, उस राउंड में सेलेक्ट हो गया था बट वो पुणे का था। तो मैं आई थिंक मेरे पेरेंट्स से मना कर दिया जाने के, तो मैंने अगले राउंड के लिए क्लियरली मना कर दिया कि मेरे को वहाँ के लिए सुटेबल नहीं है। तो तभी करके कैंसिल। फिर मेरा दोबारा जीटी में हुआ, पता नहीं किस्मत कैसी थी कि सेम इंटरव्यू आ गया, सेम चीजें थी। मैं उनके साथ ना थोड़ा गलत हो गया था इंटरव्यू। उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा था और मैं उसका आंसर ना गलत दे दिया था। और वो पता चला इंटरव्यू भी वहीं से था, तो वो मिसमैच हो गया था, वो थोड़ा गुस्सा खा गए थे। फिर मेरे को बाद में पता चला कि आंसर कैसे देते हैं। उसके इंटरव्यू की प्लेलिस्ट भी शेयर की हुई है, आप उसको मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो वहां से भी मैं रिजेक्ट हुआ। फिर फिफ्थ टाइम हुआ मेरा, मद्रास में हुआ था। उस दिन मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। फिर उस दिन मेरा पार्टनर के साथ कुछ मीटिंग थी कोठारी में, इंटरव्यू में। तो तब मैं दे नहीं पाया। फिर उसके बाद इंटरव्यू मैसेज चिड़ गया कि यार हम बिजी होते हैं, तो मैं टाइम दिया तुम नहीं आई है वो, फिर वहां से भी कैंसिल।
फिर लास्ट में जाके ईवाई में हुआ, तब जाके मेरा हुआ था फाइनली क्लियर। फिर तो मैंने होप छोड़ दिया था कि यार इस बार भी होएगा। फिर 20-25 दिन के बाद ऑफर लेटर आया था, तब भी श्योर नहीं था। फिर मैंने 10 बार कंफर्म किया कम से कम कि हाउ इज इट पॉसिबल कि 1 साल 1 महीने बाद आप लेते हैं। फिर मैंने उनको 5 बार ईमेल करके डॉक्यूमेंटेशन किया यार सबसे पहले, कि मैं डॉक्यूमेंट कर लूँ ताकि बाद में कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए। तो तभी इंटरव्यू से कभी घबराना मत है, पहले इंटरव्यू हुआ हो, कभी भी कुछ हो, तो अगर आपके पास टाइम हो तो स्मॉल फॉर्म या मिड साइज फॉर्म में ज्यादा टाइम मत खराब करना, एक आधा इंटरव्यू दे के देख लेना। कि जैसे होता क्या है, वो फॉर्म्स वाले ना ज्यादा पूछते नहीं है, वो आते हैं कहते हैं आप आइए बैठ जाइए, तो वो डिस्कशन ही होता है बेसिक। तो होता है कि जब आप बैठते हैं पहली बार जाते हैं ना, बहुत स्ट्रेसफुल होता है कि यार, जैसे ना अगर मैं अगर आपको बोल दूं डिसाइड योरसेल्फ, तो आप बता नहीं पाएंगे। और अभी मैं आपके पास कुछ भी लेके बैठ जाऊँ ना, ये मूवी का बता दो, वो मूवी का बता दो, मतलब फटाफट दिमाग में ये निकल जाएगा कि इंस्टा पे क्या ट्रेंड होता है, क्या चीजें है, सब चीजें। और मैं अगर बोल दूँ ना कि कॉपी में लिख लो, आप मेरे को 10 गाली दोगे, बहुत मैं बोल नहीं सकता कौन कौन सी गाली दोगे, बट आपको टू बी ऑनेस्ट होकर बोलूँ तो अगर आप कॉपी में लिखते हैं ना डिस्क्राइब योरसेल्फ, आप आज लिखना, कल दोबारा पढ़ना, आप उसमें कुछ ना कुछ पक्का चेंज करेंगे 101%। फिर चेंज करेंगे, फिर चेंज करेंगे, 10 से 15 बारी में परफेक्ट हो रहा है। जब आप एक चीज देखिए 10 से 15 दिन में आपको कोई आंसर परफेक्ट होता है, आप पहले बारी में कैसे उसको परफेक्ट कर लेंगे, तो इन चीज का प्लीज सोच के चलना। आप अपना प्रैक्टिस करना, तो आपके लिए सब बढ़िया रहेगा। बेस्ट ऑफ लक गाइस।